सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और सेलेट या यूसेट या सेट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड एलटी लेक्चरर और एलटी से संबंधित शिक्षण अभिरुचि की तैयारी भी आप इस चैनल से कर सकते हैं। तो आप इस चैनल में जुड़े, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को शेयर, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले प्रत्येक सूचना आपको उपलब्ध हो सके और आप अपनी बेहतर रणनीति के अनुसार इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, इससे पूर्व हम जो हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्लासें चला चुके हैं। छठवीं जो प्रैक्टिस सेट था वो संप्रेषण से संबंधित था। सिर्फ एक टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे बने थे, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया। उसमें भी आप परिभाषाएं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख सकते हैं। आज 8वां जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा यह होगा एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है क्योंकि ये दोनों चैप्टर लगे हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, एनसीएफ भी लगा हुआ है और जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लगी हुई है और आरटीए एक्ट भी लगा हुआ है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि जो शिक्षा में परिवर्तन हो गए उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपने हिंदी के महत्वपूर्ण, हमने 9 प्रैक्टिस सेट चैनल के माध्यम से करा चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी की 12 से 13 क्लासें हमें चला चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके 9 प्रैक्टिस सेट हिंदी के, 8 प्रैक्टिस सेट शिक्षण अभिरुचि के, 12 क्लासें आप एनसीईआरटी के और कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि के क्लासें आप प्ले लिस्ट में जाकर ये सारी क्लासें देख सकते हैं। तो देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। और महत्वपूर्ण यह है कि कुछ टॉपिक जो हैं एलटी लेक्चरर और नेट, और अभी उत्तराखंड का जो जनवरी माह में यू सेट होगा उससे संबंधित कुछ चैप्टर हैं। तो आप तैयारी इस तरीके से कीजिएगा कि आपको लाभ एलटीबी में मिले, लेक्चरर में भी मिले और साथ ही नेट जीआरएफ में भी मिले। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदा को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था इन्होंने? 30 मई 2019, 31 मई 2020, 31 मई 2019, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2019। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी 31 मई 2019 को इस मसौदा को प्रस्तुत किया था। और मसौदा जो है तैयार होके जो है इसको जो है मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2000। ये दोनों तथ्यों को आप याद रख लेना। तो यह महत्वपूर्ण है, न्यू पॉलिसी से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप इस तथ्य को भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 1996 में सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। जो स्कूल चलो अभियान चलाया गया था वो किन कक्षाओं के लिए चलाया गया था? कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 1 से 5वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 6वीं से 8वीं तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 से और 8वीं तक, यानी ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्कूल चलो अभियान था यह बच्चों के प्रति आकर्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, कि जिससे
बालक और बालिकाओं की संख्या जो है सरकारी स्कूलों में बढ़े, उसके लिए तय किया गया था। और प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों में यह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक इसको चुनाव अभियान चलाने का निश्चय किया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में कितने अध्याय हैं, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कितने अध्याय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, सारे क्वेश्चन शॉर्ट नहीं बनेंगे। जैसे पिछले साल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया था कि जो है NCF में कितने फोकस बिंदु थे, ठीक है, तो उसमें 21 फोकस बिंदु थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो बनेगा ही, क्योंकि ये जो छोटा सा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं घुमाएगा ही घुमाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होंगे तो कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे ही होंगे, इतना निश्चित तौर। लेकिन आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्वेश्चन किसी तरीके से भी बने, रचनात्मक बने, तर्कशील बने या सिंपल बने, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कितने अध्याय, 4 अध्याय, 11 अध्याय, 5 अध्याय, 10 अध्याय। तो इसका सही आंसर होगा कि NCF 2005 में कितने अध्याय हैं, तो इसका सही आंसर होगा C, यानी 5 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पिछली बार भी बने थे। इसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल थे उस समय के। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी क्रांति जैसे उस समय इस समिति ने काफ़ी परिवर्तन किए, काफ़ी सुझाव दिए, और यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समिति में 38 सदस्य थे। ठीक है, अभी आप फोकस बिंदु की बात करें, 21 फोकस बिंदु थे। ठीक है, अध्यायों की बात करें, इसमें 5 अध्याय थे। ठीक है, और इसमें सिद्धांत भी 5 थे। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। लेकिन सैंपल क्वेश्चन बनने का यह अर्थ नहीं कि आप लोग वहाँ सही टिक लगा सकते हो या अपना आकलन सही कर सकते हो, या निश्चित नहीं होता है। जो जितना सैंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें उतना ही असामंजस्य की स्थिति आती है, कन्फ्यूजन बना रहता है। इस पॉइंट को आप नोट कर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षक, चौथा नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के गुणवत्ता शिक्षा के सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा के लक्ष्य, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, NCF 2005 के किस अध्याय में यह उल्लेख किया गया है। देखो, शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, और शिक्षा के सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा के लक्ष्य, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, NCF में किस अध्याय में उल्लेख किया गया। अभी हमने बात की थी ना, NCF के कितने थे, 5 अध्याय थे और 5 ही सिद्धांत थे। ठीक है, और 21 फोकस बिंदु थे, यह महत्वपूर्ण है। और चौथा, इसमें कितने सदस्य थे, 38 सदस्य थे। और 7 सितंबर 2005 को इसको कैब ने पारित किया, CABE, कैब ने इसे पारित किया गया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, बनेगा। सैंपल है, जब आप प्रैक्टिस सेट देखते हो तो सैंपल लगता है, आपने खुद पढ़ा आपको सैंपल लगा, और यही स्थिति आप मेरे इस प्रैक्टिस सेट में करोगे तो आपको तारे नजर आएंगे कि वास्तव में कन्फ्यूजन है। तो इस तरीके से पढ़िएगा, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कीजिएगा, जिससे कि आपका रचनात्मक अध्ययन हो सके। और मैंने पूर्व में भी जब मैंने LT की क्लासें चलाई थी, पूर्व में मैं यही तथ्य को बार बार दोहराता रहा हूँ कि आप इस प्रकार तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप अभी अगले माह EMRS यानी एकलव्य विद्यालय की परीक्षा होगी, नेट की परीक्षा है, साथ में सेट की परीक्षा है, प्रवक्ता की परीक्षा है। तो तथ्यों को ढूंढे कि कहाँ से समानता बनी रहेगी। बाकी आप लोग सारे समझदार हैं, जिसने B.Ed किया होगा तो वह बुद्धू तो नहीं होगा, कुछ ज्ञान तो होगा ही। तो आप उस ज्ञान का संचार इस तरीके से कीजिएगा जिससे कि आपका रचनात्मक ज्ञान बन सके और आप परीक्षा में बेहतर करके आप सेलेक्ट हो सके। तो देखते हैं कि इसमें किस अध्याय में यह बात कही गई थी। तो यह पहले अध्याय में यह बात कही गई थी। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूर्व में बने हैं। सीधा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, कुछ तो घुमाएगा, तर्कशील पर आधारित देगा। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, यह पहले अध्याय में कहा गया है। ठीक है, दूसरा, पहले अध्याय परिक्षेप है। दूसरा अध्याय में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, सीखना और ज्ञान है।
तीसरा अध्याय में पाठ्याचार्य क्षेत्र, स्कूल और अवस्थाओं का आकलन है। चौथा अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। और पांचवा अध्याय में व्यवस्थागत सुधार है। तो ये 5 के 5 आपको याद होने चाहिए, 5 सिद्धांत भी और 5 अध्याय भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है RTE से है, एक्ट से है। शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष प्रवाहित हुआ या सुचारू रूप से चालू हुआ? ठीक है, 2005, 2010, 2009, 2001। तो किस ये एक्ट जब पारित हुआ था, कब हुआ था, प्रवाहित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कंफ्यूजन बन रहा होगा आपको। तो यह जो है प्रवाहित हुआ था 2000, यानी पांचों का क्या होगा? 2009 में यह एक्ट हुआ था और लागू तो शिक्षा का अधिकार 10 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार से RTA भी आपके लगा हुआ है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप इस पॉइंट को भी देख लेना कि इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 96वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 50वें संविधान संशोधन और 51वें संविधान संशोधन। तो शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बना। शिक्षा कब मौलिक अधिकार बना? तो इस तथ्य को आपको मालूम होगा। तो कब बना था? तो आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा पहले पारित किया गया था और प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, संविधान के भाग 3 में। ठीक है, और अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सातवां, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, तो किस क्षेत्र में किया गया था? किस क्षेत्र के लिए किया गया था? सातवां का माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। तो आपने आकलन कर लिया होगा इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। मतलब आपका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि जहां तक शिक्षा की बात आएगी तो संपूर्ण शिक्षा से बात आएगी। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तक भी। ठीक है, और इसी प्रकार से एनसीईआरटी वो भी संपूर्ण बात करेगा पाठ्यक्रम की। ऐसा नहीं कि आप इंटरमीडिएट लेवल या LT लेवल आपका है तो क्वेश्चन इस हिसाब से बनेगा। तो इसका आंसर क्या था? प्राथमिक शिक्षा। देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना की शुरुआत हुई थी 1987-88 में हुई थी। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। यह उद्देश्य, इस योजना को वर्ष 93-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। ठीक है, पहले ये प्राथमिक शिक्षा थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला 8वां नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा होगी। तो एनसीईआरटी की भाषा 5 के तहत क्या होगी? बहुभाषा, एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कैसी भाषा होनी चाहिए, किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए एनसीईआरटी की? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी बहुभाषा। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में निहित है, वह त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषा प्रवीणता विकसित करने के लिए समाज में बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, सभी भाषाओं को महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी भाषा से ही महत्व रखें, उसको ही प्राथमिकता दें। भारतीय समाज में बहुभाषिक क्षेत्र को या चरित्र को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण तथ्य है एनसीईआरटी का।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 9वां, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट डॉट प्राप्त की थी। किससे अपनी समझ विकसित की थी? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकतावाद, रचनावाद, मानवतावाद। तो किससे संबंधित था यह? तो आपने नोट कर लिया होगा 2005 अपने समझ किससे प्राप्त की थी। तो इसका नौवा का आंसर होगा रचनावाद। ठीक है। अब रचनावाद यह है कि हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की कोई क्षमताएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ठीक है, अपनी क्षमताएं होती है। वह दूसरों की क्षमता पर कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि वह उसे व्यक्त करे। ठीक है। बालक, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रचनात्मक को महत्व देता है। ठीक है, यह रचनात्मक को महत्व देता है। और जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एनसीएफ जो इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति आपने महान एक जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, और नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? आप साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था बांग्ला साहित्य में, टैगोर। ठीक है, तो टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति कई बार उच्च हायर एजुकेशन में पूछा गया या क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपकी जो एग्जाम होगा तो वहाँ आपको देखेंगे तो वहाँ आपका हाई लेवल होगा, शिक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। तो सभ्यता और प्रगति से यह इसकी उत्पत्ति हुई थी एनसीएफ की। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे जैसे आपने पढ़ाई होगा। तो इसका क्या था? रचनात्मक था। अगला हम 10वां प्रश्न देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीएफ, इसको एनसीएफ कर देना। एनसीएफ 2005 में जिसमें पाठ्याचार्य निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांत का कौन सा उल्लेख नहीं किया गया है? किस सिद्धांत का एनसीएफ में किस, अभी मैंने पूर्व में कहा था ना कि एनसीएफ के 5 अध्याय हैं और एनसीएफ के 5 सिद्धांत या निर्देशन हैं। ठीक है, 5 क्षेत्र अध्याय एक ही होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे, और 5 सिद्धांत या निर्देशन एक ही होगा। ठीक है, तो सिद्धांत कौन से, इसमें कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखते हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होना। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अब आपने इसका आंसर सही रूप से कर दिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा ABCD। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा, इसका सही आंसर है D। अब आपको कन्फ्यूजन बना होगा कि पाठ्याचार्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो की बात, पाठ्य तक ही हमें देखो। अभी कुछ ही आपने देखा होगा कि इस साल अगले साल से खुद ही कुछ एनसीईआरटी की कुछ जो पाठ लगे हैं, कुछ चैप्टर लगे हैं, उन्हें कम कर दिया है। तो पाठ्य पुस्तकों का बोझ तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है, लेकिन विद्यालय कक्षा का वातावरण एनसीईआरटी का सिद्धांत नहीं है। यह एनसीईआरटी का 4वां अध्याय में इसका उल्लेख किया गया या अध्याय में आता है। ठीक है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, रटना तो है ही नहीं, उनको रचनात्मक ज्ञान देना है। ठीक है, रटने की विद्या से उन्हें मुक्त करना है और ज्ञान को स्कूली बाहरी जीवन से जोड़ना है। अभी देखा होगा आपने पिछले सालों से, अभी 2-4 सालों से, जैसे पर्यावरण का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। तो भारी पर्यावरण का मतलब नहीं है भारी, जो पर्यावरण का मतलब वन से संपदा से ही मतलब नहीं है। भारी पर्यावरण से मतलब ये कि हम उससे जुड़ सके। भारी वातावरण विद्यार्थी को होना चाहिए। और आज तो पर्यावरण सारी क्लासों में लगा हुआ है, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? D था। यह क्या था? यह अध्याय में है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से 100% जब एलटी का एग्जाम होगा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पूरा फैक्ट एनसीईआरटी से तो पूरा जितना भी है उसका निचोड़ इसमें मैंने क्वेश्चन बनाए और स्वयं भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। बाकी तो गारंटी कोई नहीं दे सकता है, आप अपने स्तर से तैयारी कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट में कितने अध्याय हैं। अभी हमने देखा था कि किसमें कितने अध्याय, एनसीएफ में 5 अध्याय है। ठीक है, तो आरटीए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने, ये लगा हुआ है आपके सिलेबस में, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। 5 अध्याय, 7 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय। तो कितने अध्याय हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें जो है 7 अध्याय। ठीक है, इसमें 7 अध्याय हैं आरटीए में, और एनसीएफ में 5 अध्याय है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आपने देखना है कि जिससे आपको परीक्षा आगे कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, कि 12वां नंबर का विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का अधिकार 18 साल तक रखी गई है किस धारा में। अब आपने देखा होगा कि सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है, लेकिन विकलांग वर्षों के लिए 18 साल है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करेंगे आप। ठीक है, यह क्वेश्चन अभी टैट में बना था, यह क्वेश्चन सी टैट में भी बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनेगा। समय तो हमें पता रहता है कि शिक्षा का अधिकार स्पष्ट लिखा है कि 2 से 14 वर्ष तक है, उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया 18 वर्ष तक है, लेकिन उसमें संशोधन करके यह लिखा गया है कि विकलांग बच्चों को 2 साल या 4 साल, उनकी कितनी होगी, 18 साल तक उन्हें निःशुल्क या मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन किस धारा में कहा गया यह बात, किस धारा में, धारा 2, धारा 7, धारा 16, धारा 3। तो आपने इसका उल्लेख कर दिया होगा, आपने इसका मूल्यांकन कर दिया होगा किस किस धारा में यह बात कही गई थी। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब निश्चित तौर पर आप ध्यान रख लेना, तो यह क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो 12वां नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसका डी होगा, धारा 3 में यह बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, धारा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि विकलांग बच्चों को जो है 6 से 18 तक शिक्षा दी जाएगी, जबकि सामान्य बच्चों को कितने साल तक शिक्षा दी जाएगी, 14 वर्ष तक दी जाएगी। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप देखेंगे कि वास्तव में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि जिससे कुछ बेहतर आपको हासिल हो सके। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। तो विधि के विषय में शिक्षा कौन सी सूची में आएगी, तो इसको तो आप जानते ही होंगे, यह शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आएगी। ठीक है, कई बार इसमें फेरबदल हुआ, पहले राज्य सूची में था, फिर संघ सूची में, फिर परिवर्तन हुआ, समवर्ती सूची में आ गया। तो शिक्षा का अधिकार केंद्र भी अपने तरीके से शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है, राज्य भी करेगी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 14वां है, प्रत्येक माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिपाल्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अब ये राज्य की बात नहीं कर रहा, माँ पिता का भी कर्तव्य होगा। सरकार तो करेगी, लेकिन माँ पिता को भी अधिकार दिया गया है, और जो उनके पाल होंगे यानी माता पिता के अतिरिक्त अगर उनके अभिभावक हैं तो उनका भी कर्तव्य होगा। तो किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21B, अनुच्छेद 45A। तो यह 14 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो यह बात किस अनुच्छेद में की गई, 51A में की गई। 6 से 14 वर्ष का मतलब यह नहीं कि अनुच्छेद 21A में, यह तो सरकार करेगी, निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। लेकिन माता पिता का जो कर्तव्य होगा, जहाँ कर्तव्य की बात आएगी, अधिकार तो 36 तक है ना हमारे, तो वहाँ जो है अनुच्छेद 51A आएगा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष नहीं लगाएंगे, 6 से 14 वर्ष तो तब आएगा जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी और सरकार का यह दायित्व होगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 15 नंबर का,
आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे होगा। एक आरटीए एक्ट के तहत एक शिक्षक को सप्ताह में कितना घंटा कार्य करना होगा, वर्क करना होगा? 45 घंटे, 48 घंटे, 40 घंटे, 42 घंटे। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? एक सप्ताह में कम से कम शिक्षक जो है 45 घंटा, यानी ए आंसर इसका होगा। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 16वां, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी और अंग्रेजी। तो करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा 16 का करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो करिकुलम जो है लैटिन शब्द है। ठीक है। बहुत से पिछली बार आया था लेक्चरार में, अभिप्रेरणा से संबंधित आया था मेरे ख्याल से कि किस भाषा का शब्द से बना हुआ है अभिप्रेरणा। ठीक है, या प्री की बात कर रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कई बार आपने देखा हो सी टेट यू टेट में कि मनोविज्ञान शब्द पूछ लेता है। तो दो ही शब्द हैं, अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है और हिंदी का संस्कृत का कोई महत्व नहीं है। आप पेडागोजी के जितने शब्दों की उत्पत्ति हुई उन सारे शब्दों की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई। 2-3 भाषा छूट के, जैसे एक आ जाता है साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक और शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। बाकी ज़्यादातर जो शब्द बने हैं, आप इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना, लैटिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। फैक्ट टू फैक्ट मैंने बताया है आपको। आप स्वयं जब किताब पढ़ोगे, अपनी पुस्तक पढ़ोगे और स्वयं फिर अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हमें अध्ययन करना है और वास्तविकता क्या है और किस फैक्ट को लेकर हम चल रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आज नहीं तो ज़रूर जब एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों को अवश्य ही इस चीज़ का वास्तविकता पता लगेगी। तो मित्रों, ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि अपना अध्ययन को जारी रखें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना तो आप कार्य कर ही सकते हो। निःशुल्क शिक्षा का आप भी फायदा उठा रहे हैं तो आप भी